आज के इस सत्र में हम आपको एक अलग ही दुनिया से परिचित कराएंगे। वो है भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स की दुनिया। और यह सुंदर ग्रह जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, इस पर बहुत सी रोचक घटनाएं होती रहती हैं। यह सभी घटनाएं हमारे आसपास होती हैं, जिसे हम प्रतिदिन देखते हैं और नियमित रूप से इनका अनुभव भी करते हैं। यह सभी घटनाएं देखने के बाद आपके मन में यह जानने की जिज्ञासा अवश्य होती होगी कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है। दोस्तों, कुछ चमत्कारिक घटनाओं को छोड़कर सभी सवालों का जवाब है भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स में। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हमें ऐसी बहुत सी घटनाएं देखने को मिलती हैं। इन घटनाओं पर आश्चर्य जताने से पहले आपको इन घटनाओं पर गहराई से विचार करना चाहिए कि ऐसा क्या है जो आप नहीं देख पा रहे हैं। क्या अब आप कंफ्यूज हो गए हैं? चिंतित ना हो। चलिए, इससे आसानी से समझने के लिए हम अपने ही जीवन से संबंधित 10 उदाहरणों को देखते हैं। दोस्तों, आप इस आवाज़ से तो परिचित होंगे। ये आवाज़ हमें बहुत कष्ट देती है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी भी है। हम सुबह इसी अलार्म की आवाज़ यानी ध्वनि के द्वारा जान पाते हैं कि अब हमारे उठने का समय हो गया है। ध्वनि यानी साउंड को हम देख नहीं सकते, लेकिन हम इसे सुनकर अनुभव कर सकते हैं। ध्वनि का उपयोग चिकित्सा के बहुत ही उपयोगी उपकरण अल्ट्रासाउंड स्कैनर में होता है और पानी के जहाज में सागर की गहराई मापने में सोनार नामक उपकरण में भी होता है। भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स में हम ध्वनि का उद्गम, ध्वनि का गुण और उसके प्रसार के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए, हम इस वीडियो पर ध्यान रखते हुए आगे और भी उदाहरणों को देखते हैं। जब कॉफ़ी बनाने के लिए हम पानी उबालते हैं, जैसे ही हम स्टोव जलाते हैं और देखते हैं कि पानी का तापमान ज़्यादा होने पर पानी उबलने लगता है, तो हमें भाप यानी स्टीम दिखती है। पानी का तापमान लगातार बढ़ाने से उसमें बुलबुले उठते हैं और फिर भाप बनती है। इसे ही हम ऊष्मा यानी हीट कहते हैं। पानी का तापमान बढ़ाकर हम ऊष्मा प्राप्त कर सकते हैं। ऊष्मा का उपयोग उद्योग कारखानों में लोहे की धातुओं को पिघलाकर बहुत सी वस्तुएं जैसे गाड़ी के पुर्जे, जनरेटर बनाने में होता है और घर के उपकरण जैसे कि स्टील आयरन यानी इस्त्री बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ऊष्मा और उसके गुण भी भौतिक शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब हम किसी पार्क में डांबर यानी टार से बने रास्ते पर चलते हैं, तो हमारे पैर और रास्ते के बीच एक बहुत अच्छी पकड़ यानी ग्रिप होती है, जिसके कारण हम बिना फिसले चल पाते हैं। ये पकड़ यानी ग्रिप हमें जूते के सोल और डांबर के खुरदुरेपन यानी रफनेस की वजह से मिलती है। ग्रिप के लिए जो प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टेंस मिलता है, उसे घर्षण यानी फ्रिक्शन कहते हैं। पर जब हम फ़ोन में बिजी हों या फिर दोस्तों के साथ चल रहे हों और हमने रास्ते पर पड़े केले के छिलके को नहीं देखा, तो क्या होगा? हम गिर जाते हैं। ऐसा हमारे जूते और ज़मीन के बीच केले का छिलका आने के कारण उनके बीच जो घर्षण यानी फ्रिक्शन कम होने की वजह से होता है। पहिए यानी टायर्स बनाने में भी हमें घर्षण को बहुत महत्व देना चाहिए। ये भी हम भौतिक शास्त्र द्वारा समझ सकते हैं। शायद आपने सेब को पेड़ से नीचे गिरते हुए और गुब्बारे को हवा में उड़ते हुए देखा होगा। ये कैसे मुमकिन है? सेब नीचे ही क्यों गिरते हैं और गुब्बारे हवा में क्यों उड़ते हैं? फ्रेंड्स, इसे समझना बहुत ही आसान है। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारी पृथ्वी के पास ऐसा बल है यानी फोर्स, जो हर वस्तु को अपनी ओर खींचता है। इसे हम गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं।
इसी बल के कारण सेब नीचे गिरता है और पृथ्वी के निचले हिस्से के मनुष्य स्पेस यानी ब्रह्मांड में नहीं गिरते। अब सवाल यह उठता है कि गुब्बारा नीचे क्यों नहीं गिरता? यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। हम जानते हैं कि हवा हल्की होती है। कोई चीज़ जो हवा से भी हल्की हो, जैसे कि हीलियम गैस, यदि इसे हम गुब्बारे में भरें तो गुब्बारा हवा में ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि यह गैस हवा से भी हल्की होती है और गुरुत्वाकर्षण बल इसे रोक नहीं पाता। अंतरिक्ष के कठिन परिस्थितियों में भी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल का काफ़ी हद तक अध्ययन किया गया है। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सर आइजैक न्यूटन ने किया था, जिन्हें हम फादर ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं। जब हम दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास का उपयोग करते हैं, तब हम देखते हैं कि इसकी सुई हमेशा एक निश्चित दिशा में रुकती है और वह दिशा हमेशा उत्तर दिशा होती है। ऐसा दो विपरीत ध्रुवों, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के खिंचाव के कारण होता है। इसे हम चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म कहते हैं। जो वस्तुएं चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म को प्रदर्शित करती हैं, उन्हें चुंबक यानी मैग्नेट कहते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अपनी पृथ्वी एक ग्रह होने के अलावा एक विशाल चुंबक है? पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी ध्रुव असल में पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है, जो कि कंपास की उत्तरी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा में ही रहती है, फिर चाहे कंपास जहाँ पे भी रखा हो। हम जानते हैं कि विपरीत ध्रुव यानी अपोजिट पोल हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। भौतिक शास्त्र में हम चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म का भी अध्ययन करते हैं। चुंबकत्व का उपयोग मेट्रो ट्रेन और स्पीकर में भी होता है। हम सभी ने इनमें से कम कुछ तरकीबें तो देखी या फिर खेली होंगी। वह कौन सा गुण है जो इन वस्तुओं को गतिमान होने के बजाय स्थिर रखता है? जी हाँ, वह इनर्शिया यानी जड़त्व है। इसी प्रकार जब कोई वस्तु गतिशील होती है तो उसे रोकना काफ़ी मुश्किल होता है। उसे बाह्य बल लगाकर ही रोका जा सकता है। और इसी प्रकार जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, वह तब तक ही स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। जड़त्व यानी इनर्शिया के गुणों का उपयोग गाड़ियों को बनाने में होता है, जिससे कि दुर्घटना से बचा जा सके। इसी प्रकार ये भी भौतिक शास्त्र में शामिल है। यदि हम किसी भी चीज़ को खींचने या धक्का लगाने की बात करें, तो जब भी हम कोई दरवाज़ा खोलते या बंद करते हैं, तब हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? जी हाँ, तब हम बल यानी फोर्स का उपयोग करते हैं। अगर दरवाज़ा टाइट हो तो हम ज़्यादा बल लगाते हैं। और अपने प्रतिदिन की लगभग सभी गतिविधियों में हम बल यानी फोर्स का उपयोग करते हैं, जैसे कि दांत ब्रश करना, मोबाइल या कंप्यूटर के बटन प्रेस करने में भी बल का उपयोग होता है। छींकने, खांसने और रक्त प्रवाह में भी बल का उपयोग होता है, मांसपेशियों के संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन के कारण। बल एक वस्तु का दूसरे वस्तु पर डाला गया दबाव है। स्विमिंग और रनिंग जैसे स्पोर्ट्स में भी बहुत सारा बल लगाना पड़ता है। बल भी भौतिक शास्त्र से संबंधित है। अब हम हमारे रोजाना इस्तेमाल होने वाले गैजेट्स जैसे मोबाइल फ़ोन के बारे में बात करें, तो मोबाइल फ़ोन बैटरी की विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। बैटरी कैसे चार्ज होती है? जी हाँ, बैटरी विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होती है। जैसा कि हम सभी को पता है, विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। विद्युत ऊर्जा का उपयोग आवागमन यानी ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि बस, ट्रेन, प्लेन में होता है और हमारे घर के उपकरण यानी अप्लायंस जैसे टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव में भी होता है। ये वीडियो देखने में भी आप विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि हमारा शरीर
भी एक उपकरण की तरह है। हमारे शरीर में भी ऐसी कोशिकाएं यानी सेल्स होती हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जिसे हम बायो इलेक्ट्रिसिटी यानी जैव विद्युत कहते हैं, जो हम अपने बायोलॉजी के वीडियो में देखेंगे। हमारा शरीर एक जैविक प्रणाली यानी बायोलॉजिकल सिस्टम है। यहाँ पर विद्युत उत्पन्न करने की प्रक्रिया को भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स द्वारा समझाया गया है। याद रखें, विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी जितनी उपयोगी है उतनी ही खतरनाक भी है। विद्युत ऊर्जा के असंख्य उपयोगों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि यह भौतिक शास्त्र का एक भाग है। तेज बारिश के बाद जब हम आकाश में इंद्रधनुष यानी रेनबो देखते हैं, वो बहुत ही सुंदर और साफ रंगों में दिखाई देता है। दरअसल यह प्रकाश यानी लाइट के वेवफॉर्म के कारण होता है, विशेष रूप से श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट लाइट। यदि हम श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट लाइट की बात करें तो यह बहुत सारे रंगों से बनी है। जब सूर्य की किरणें बारिश की बूंदों से टकराती हैं तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्रकाश का उपयोग सजावट यानी डेकोरेशन और लेजर में होने के कारण वो भौतिक शास्त्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम बहुत सारे छोटे छोटे कणों यानी पार्टिकल से बने हैं? इतने छोटे कि जिन्हें हम अपनी आंखों से ही क्या माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। वे हमारे शरीर की छोटी कोशिकाओं से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। इनसे ही मिलकर कोशिकाओं का निर्माण होता है और पूरा ब्रह्मांड इनसे ही मिलकर बना है। इन छोटे छोटे कणों को ही हम परमाणु यानी एटम कहते हैं। दो परमाणु मिलकर अणुओं यानी मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं और बहुत सारे अणुओं यानी मॉलिक्यूल्स एकत्र आकर एक पदार्थ यानी विजिबल मैटर बनाते हैं। जरा सोचिए, कितने अणुओं यानी मॉलिक्यूल्स और परमाणु यानी एटम से हम बने होंगे? लाखों, करोड़ों या फिर उससे भी ज़्यादा। जबकि धूल यानी डस्ट जैसे छोटे कण यानी माइन्यूट पार्टिकल भी जो हम आंखों से देख नहीं सकते, वो भी परमाणु यानी एटम से बनते हैं। परमाणु का सिद्धांत पृथ्वी के निर्माण और हमारे आसपास की प्रकृति से जुड़ा है, इसलिए भौतिक शास्त्र परमाणु यानी एटम के बिना अधूरा है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द फ्यूजिस से हुई है, जिसका तात्पर्य है प्रकृति, और फिजिक्स का तात्पर्य है प्रकृति का ज्ञान यानी नॉलेज ऑफ नेचर। फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र और कुछ नहीं बल्कि प्रकृति और ब्रह्मांड। Or about physics. Thanks for watching, and if you like our video, don't forget to subscribe. We'll see you in the next tutorial.